हेलो दोस्तों, द स्टडी स्टूडियो में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और मैं अभी आरएस के लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। जो अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं वो क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। आप जल्दी जल्दी इन टॉपिक्स को जान सकोगे, पढ़ सकोगे। इसलिए मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही करूँगा ताकि आपको कम समय में आसानी से तैयारी हो सके और आप ज़्यादा बेनिफिट पा सको। तो मैंने अभी राष्ट्रपति के ऊपर ये वीडियो बनाई है। राष्ट्रपति के लिए जो मैंने ये टॉपिक्स हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, महाभियोग, पदावधि, वेतन और भत्ते, चुनाव की प्रक्रिया। तो हम चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति से। तो इसका राष्ट्रपति की जो सामान्य जानकारी पाएंगे अभी, तो फिर अनुच्छेद से शुरू करेंगे। जैसे कि संसदीय प्रणाली में हमारे दो प्रमुख होते हैं। एक तो होता है शासन का प्रमुख, एक आता है राज्यों का प्रमुख। शासन को चलाने वाला प्रधानमंत्री होता है, तो शासन का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। और राज्य का प्रमुख यानी संवैधानिक जो प्रमुख होता है किसी देश का, यानी अपने भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है या राज्यों का जो प्रमुख है वो होता है राष्ट्रपति। तो भारत की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है भारत में। और यहाँ भी दो तरह के प्रधान हैं। राज्यों का प्रधान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है शासन का प्रधान। अब अपना है अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह खुद या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, अर्थात मंत्रिपरिषद। यानी कि 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में कहा गया है कि भारत की जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति है भारत की, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। और राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा या अपने जो अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनकी सलाह से करेगा। अब भारत का राष्ट्रपति होता है, उनका चुनाव किस प्रकार से होता है। तो उनका जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 54 में दिया गया है। और उनका अनुच्छेद एक जो निर्वाचक मंडल है उसके द्वारा किया जाता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 52 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों, राज्य की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि अनुच्छेद जो 54 है उसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है कि उसका चुनाव किस प्रकार से होगा। तो उसमें बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उनको चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। एक निर्वाचक मंडल होता है और इस निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं। जो संसद के दोनों सदन है उनके निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। कोई भी सदस्य जो मनोनीत हो वो इसमें भाग नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों की विधानसभा जो है उनके केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। यानी इसमें जितने भी सदस्य भाग लेंगे सबके सब निर्वाचित होंगे, इसमें एक भी सदस्य मनोनीत नहीं होता है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, और राज्यों में जो विधानसभा होती है, मतलब विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं ले सकते इसमें सिर्फ और सिर्फ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। और विधान परिषद है उनके सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। यानी इसमें मेन ये है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया है कि निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के अनुसार एक रूपता से होगा। यानी अगर इसमें कोई भी अगर एमएलए या फिर एमपी अगर इसमें भाग लेता है तो हर एक एमएलए और एमपी का जो होता है वो उनका जो मत होता है, उनका जो वोट होता है, उनका मूल्य होता है अपने अनुसार। किसी भी एमएलए, जैसे 2 एमएलए है तो दोनों के एमएलए अगर वोट डालते हैं तो जरूरी नहीं है कि जिस एमएलए ने वोट डाला है और दूसरे एमएलए ने भी वोट डाला तो दोनों का मत मूल्य बराबर है। दोनों में कुछ अंतर होता है और अंतर इस प्रकार से निकाला जाता है कि किसी भी राज्य की जो जनसंख्या होती है और उसमें विधानसभा का जो निर्वाचित जितनी भी सीटें हैं, टोटल सीटें, उसका भाग लगा दिया जाए
तो जितनी संख्या प्राप्त होती है उतना एक एमएलए का जो वोट की पावर होती है कि उस एक वोट डालने पर उसका कितना वोट माना जाएगा, कितना मत मूल्य माना जाएगा। तो ये इस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कुछ योग्यताएं भी होती है। तो इनमें से कौन सी योग्यताएं हम देखते हैं कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। कोई दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है जब तक किसी के पास नागरिकता नहीं हो। 35 की आयु पूरी कर चुका हो, यानी जो 35 वर्ष या उससे ऊपर की आयु का हो। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी ये दो योग्यता तो अपने पास भी रहती है। भारत का नागरिक तो हम भी है, 35 की उम्र तो हर कोई पार कर सकता है, लेकिन इसमें मेन ये होता है कि वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। यानी लोकसभा के चुनाव लड़ने की जो योग्यता क्या है कि दिवालिया घोषित ना हो, किसी भी प्रकार का जो पागलपन ना हो, इस प्रकार के जो कुछ काबिलियत होती है लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य, वो सारी उसमें होनी चाहिए। तो पहला क्या हो गया, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, संघ या राज्य या स्थानीय सरकार का दिन किसी लाभ का पद पर कार्यरत ना हो। यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आप किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये इसमें कुछ पद दे रखे हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, ये जो भी है इतने सारे पद दे रखे हैं। ये लाभप्रद जो पद है इसके अंतर्गत नहीं आते। कोई लाभ का पद है ना, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, ये पद जो है वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा जितने भी कोई गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर कुछ और पोस्ट पे हो तो उसको उससे पहले त्याग पत्र देना होगा, इसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। तो इसमें योग्यता क्या क्या बताई हमने, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करता हो, संघ या राज्य या स्थानीय सरकार का दिन किसी भी लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री को छोड़कर जितने भी दूसरा पद होगा तो उसको इस्तीफा देकर फिर लड़ना होगा। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसके पास कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो उनका प्रस्ताव लेके जाए चुनाव लड़वाने के लिए। बिना अगर उनके पास अगर 50 प्रस्तावक नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है राष्ट्रपति। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और ये 50 जोड़ के और इसके अलावा ये 50 जोड़ के उनके पास उनको समर्थन होना चाहिए 100 बंदों का। यानी 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 100 बंदों का समर्थन होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तभी एक राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। और वो चुनाव लड़ने वाले जो इसके समर्थक हो गए वो भी जो इसके निर्वाचक मंडल में शामिल है उन्हीं में से होना चाहिए, कोई दूसरा जाके उनको समर्थन नहीं दे सकता है। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, एक तो संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित बंदे, निर्वाचित एमपी और विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए, उनमें से ही होने चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 जो होते हैं उनका अन्य 50 बंदों का भी समर्थन होना चाहिए। यानी टोटल 100 बंदों का उनको 100 जो एमएलए एमपी है उनका समर्थन होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी विवाद की जांच और विनिश्चय उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अगर किसी भी प्रकार की विवाद होता है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है, विवाद होती है या किसी प्रकार की लड़ाई होती है तो इसका रेडा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय देगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा इसके मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसके मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया है वो आदेश फाइनल होगा और उस आदेश को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, इनके सबके लिए जो विवाद होता है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सोल्व होगा, उसको कहीं और पर सोल्व नहीं किया जा सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उससे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। निर्वाचन को सिर्फ निर्वाचक या प्रत्याशी ही चुनौती दे सकता है। यानी कि अभी मैंने बताया जैसे राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो अगर मुझे या आपको किसी को भी अगर विवाद, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि चुनाव सही से नहीं हुआ है तो उसको कोई नहीं सुनेगा। उसको सिर्फ और सिर्फ जो उसके चुनाव में जो भाग लेंगे, जो बंदे वोट देंगे, जैसे कि एमपी और एमएलए, जो निर्वाचित एमपी और एमएलए है
जो उनको वोट देंगे वही बंदे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे सकते हैं कि ये चुनाव सही से नहीं हुआ। बाकी कोई भी बंदा इसके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन न्यायालय द्वारा संवैध घोषित किए जाने पर उसके द्वारा पद की शक्तियों को प्रयोग में किए गए सभी कार्य अमान्य होंगे। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति या निर्वाचित जो प्रत्याशी है ही इस मामले को चुनौती दे सकता है, बाकी चुनौती नहीं दे सकता है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन न्यायालय द्वारा संवैध घोषित किए जाने पर उसके द्वारा पद की शक्तियों के प्रयोग में किए गए कार्य अमान्य होंगे। लेकिन इसमें ये थोड़ा गलत हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए, जैसे वो उसका चुनाव हो गया और चुनाव जीत गया और राष्ट्रपति बन गया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन कार्य किया, लेकिन उसका कार्य का मान लो उसने कुछ भी काम कर दिया, कुछ भी स्कीम चालू कर दी, योजना चालू कर दिया, या कोई हस्ताक्षर कर दिया किसी भी चीज पे, और अगर बाद में चुनाव उसके निरस्त हो जाते हैं और अगर वो चुनाव में उसको ऐसा फॉल्ट पाया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सही नहीं हुआ है और उनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है, तो उनके द्वारा अगर 2 दिनों में 3 दिनों में जितना भी कार्य किया गया है वो भी वैध रहेंगे, उनको कार्य को खत्म नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो सारे कार्य लागू रहेंगे। तो उसका मतलब यही है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको महाभियोग बोला जाता है। बाकी किसी को भी हटाना है तो उसमें सामान्य बोला जाता है कि उसको हटाना है, हटाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसको महाभियोग बोला जाता है। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद जो 61 है, इसके अंदर राष्ट्रपति को बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन, यानी कि एक ही चीज दे रखी है, इसके अलावा किसी भी आधार पर राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो उसी के आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है। अगर उसको उल्लंघन के अलावा अगर कुछ भी गलती करता हो राष्ट्रपति, कुछ भी उदंडता, किसी भी प्रकार का बीमारी हो, दिवालियापन हो, वो कुछ भी इसमें मान्य नहीं होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसी के आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 61। ऐसा प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो सकता है, यानी जो उसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश हो सकता है, कई बार भी लाया जा सकता है। और महाभियोग जो प्रस्ताव है उसको सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में लाने से पहले, उसको लाने के लिए पहले तो ये जो प्रस्ताव है उसको लाने के लिए जो सदस्य संख्या है जितनी भी सदन की, उसका 1/4 यानी 1/4 जो MP है वो हस्ताक्षर करके फिर प्रस्ताव लेके आएंगे, संसद में देंगे कि उनको जो राष्ट्रपति है उनको हटाना है। तो उसका जो प्रस्ताव होगा उस पे 1/4 सदस्य, जो जितने भी संसद में सदस्य है उनका 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए कि राष्ट्रपति को हटाने का यह प्रस्ताव है, महाभियोग प्रस्ताव, और इस पर अगर साइन नहीं हुए तो ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1/4 सदस्यों के अगर साइन नहीं हुए तो। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को प्रस्ताव लाने से, जो अगर मान लो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है और वो संसद में पेश करना आज, तो पेश 14 दिन के बाद होगा, यानी एक पहले नोटिस भेजा जाता है राष्ट्रपति को, आपके लिए आपके खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, आपको हटाने की बात चल रही है। ये 14 दिन पहले उस राष्ट्रपति को बताना जरूरी है और 14 दिन के बाद ही ये कार्रवाई शुरू होती है संसद में, या 14 दिन से पहले ये शुरू नहीं हो सकती है। और जो प्रस्ताव लाने के बाद यदि संसद के कुल सदस्य संख्या, यानी कि अभी 543 है अपने लोकसभा में और 245 है अपने राज्यसभा में, तो दोनों टोटल मिलाकर लगभग 750 के लगभग ये हो गए है MP की पोस्ट। और जितनी पोस्ट है टोटल, ये चलो माना कि हमारे पास 800 सांसद है, 800 सांसद में से पूरे के पूरे सदस्य अवेलेबल होने चाहिए चुनाव में। जो इसके जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें पूरे के पूरे सदस्य अवेलेबल होने चाहिए। अगर एक भी सीट खाली है तो उसका महाभियोग जो है वो लागू नहीं होगा। जो महाभियोग है उसको जो है ना संसद में वो लागू नहीं किया जाएगा, उसके बारे में कोई बहस नहीं की जाएगी जब तक पूरे के पूरे सदस्य नहीं हो। और जब पूरे सदस्य हो जाएंगे, जितने सदस्य हैं उनकी 750, पूरे सदस्य में एक भी सीट खाली नहीं हो, तब इसके मामले में चर्चा की जाएगी
और पूरे सदस्य होने के बाद 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। जैसे राज्यसभा में 245 सीटें हैं, 245 पूरी सीटें भरी हुई होनी चाहिए और 245 में से 2/3 सदस्य के द्वारा इसको जो है स्वीकारना चाहिए, इसके महाभियोग के जो पक्ष में वोट दिया जाना चाहिए, तब भी इसको माना जाएगा। उसी प्रकार लोकसभा में 543 जो सीटें वो पूरी की पूरी सीटें भरी हुई होनी चाहिए और 2/3 सदस्य के द्वारा इसको पारित किया जाएगा, तभी ये मान्य होगा। नेक्स्ट है वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति को कितने वेतन मिलता है? तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए प्रति माह है और ये टैक्स फ्री होता है बिल्कुल। नेक्स्ट है चुनावी प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार किसको नहीं है? मनोनीत सदस्यों का। यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। 70वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992, उसके द्वारा राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा के जो सदस्य है, निर्वाचित सदस्य, उनको भी जोड़ा गया। जो 1992 से पहले जो पांडिचेरी और दिल्ली है, उनके विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते थे और 17वें संशोधन के द्वारा उसको जोड़ा गया। और 11वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में। इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि निर्वाचक मंडल में किसी स्थान के रिक्त होते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जा सकता है। यानी अगर मान लो कि राष्ट्रपति का पद खाली है और लोकसभा भंग हो रखी है, तो लोकसभा के वापस गठन होने का कोई इंतजार नहीं किया जाएगा। अगर राज्यसभा भी तैयार है, राज्यसभा भी बनी हुई है, राज्यसभा वैसे भी कभी खत्म होती नहीं है, कभी विघटित नहीं होती है, तो किसी का भी इंतजार नहीं किया जाएगा। अगर किसी का पद रिक्त है निर्वाचन मंडल में, तो उसका इंतजार नहीं किया जाएगा, उनका चुनाव फिर भी हो जाएगा। तो 11वें संशोधन के द्वारा ये किया गया था। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित किया जाता है, तो जो भागफल होता है उसे पुण्य 1000 से विभाजित किया जाता है। ऐसा करने से के बाद जो अंतिम भागफल आता है वह विधायक मत मूल्य होता है। यानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक विधायक मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। यानी कि किसी राज्य की जो टोटल जनसंख्या, किसी राज्य की मान लो 1 करोड़ जनसंख्या है और उसमें टोटल 100 सीटें है, उसमें जो विधानसभा की जो एमएलए की जो सीटें है टोटल वो 100 सीटें है, तो एक एमएलए की सीट, एक एमएलए की जो मत का मूल्य इस प्रकार से निकाला जाएगा कि जो 1 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें भाग दिया जाएगा 100 का, तो कितने हो गए, और उनको एक बार फिर से 1000 से भाग दिया जाएगा, तो जितनी संख्या आती है वो एक एमएलए का मत का मूल्य होता है। यानी वो अगर 1 वोट डालेगा तो उसमें जितनी हमें इसको सोल्व करने के बाद जितना उत्तर आ रहा है वो उसका एक मत मूल्य होगा। और वही अगर एक सांसद का अगर हम मत मूल्य निकाले तो सांसद का मत मूल्य इस प्रकार से निकलेगा कि पूरे भारत में जितनी विधायकों की सीटें, मतलब पूरे भारत में जितनी विधानसभाएं है उसमें जितने भी एमएलए है सब मिला के पूरे भारत में, उसमें टोटल जो सांसद है राज्यसभा और लोकसभा उसका भाग दे दिया जाएगा, तो सांसद का एक मत मूल्य आ जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में एक बार को छोड़कर सभी प्रथम गणना में निर्धारित संख्या से उम्मीदवारी प्राप्त कर ली और 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार और अंतिम बार दूसरे दौर की मतगणना शुरू करनी पड़ी, जब दूसरे के बाद वीवी गिरी ने निर्धारित कोटे प्राप्त किया। इनके कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उनका चुनाव मैंने भी बताया था जो एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, अनुपातिक पद्धति से। तो उनके लिए जैसे अपने एक जो लोकसभा का कोई सदस्य होता है, एमएलए होता है, एमएलए का जो वोट देता है कोई भी, तो जैसे जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आ गया वह जीत गया। लेकिन राष्ट्रपति के पास ऐसा सिस्टम नहीं होता है। राष्ट्रपति अगर किसी के पास सबसे ज्यादा वोट भी आ गए ना तो भी वो जीतेगा नहीं जब तक उसके पास 50% वोट नहीं आएंगे। तो 50% वोट लाने के लिए मान लो किसी 4 बंदे ने इसमें भाग लिया है, 4 बंदों ने भाग लिया है, तो सबको मान लो जैसे किसी को 30% मिल गई है वोट, किसी को 20%, किसी को 10%, किसी को 5%। तो जब तक किसी एक बंदे को 50% वोट नहीं मिलेगा तब तक ये मान्य नहीं होगा कि कौन जीता।
तो इसके लिए सबसे पहले ये करना होता है कि जिसके सबसे कम वोट आए उसको पीछे से हटा दिया जाता है। जिसके 5 वोट आए थे उसको हटा दिया जाता है, 5% वोट आया था। और उसके बाद उसके जितने 5% वोट आया था उन वोटों को फिर से उनमें बांट दिया जाता है। उनमें ऐसे सिस्टम होता है कि इसमें वोट देने के लिए इस नाम लिखना पड़ता है कि पहले किसको चुना जाएगा, फिर दूसरा किसको चुना जाएगा। तो वो अपना उसमें जो लास्ट में जिसके सबसे कम वोट आता है उसको उससे हटा दिया जाता है और उनके वोट फिर से उनको दे दिए जाता है। ऐसे करते करते जो जिसके 50% से ज्यादा वोट आ गए होंगे वो जीत जाएगा। तो इनके कहने का मतलब ये है कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के, उसमें फर्स्ट बार में कोई ना कोई जो राष्ट्रपति है वो 50% वोट लेके आ गया था। लेकिन एकमात्र जो वीवी गिरी है 1969 के चुनाव में, वो पहली बार में नहीं जीत पाया था। उसके लिए दूसरी बार से फिर से जो सेकंड जो उसका होता है दौर, दूसरे मतगणना होती है फिर से, जिसमें लास्ट बंदे को हटा दिया जाता है और लास्ट बंदे का जो वोट है वो फिर से उनको बांट दिया जाता है। इस प्रकार से उनका वोट हुआ था और उसमें वीवी गिरी जीते थे। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 85 क्लोज 1 और क्लोज 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन आहूत करता है और स्थगित करता है। यानी राष्ट्रपति जो है वो संसद के सत्र को बुलाता है और सत्रावसान भी करता है, सत्र को खत्म करता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तो यह राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां है अनुच्छेद 85 में कि राष्ट्रपति संसद का सत्र को बुलाता है, सत्र को खत्म करता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। अनुच्छेद 85 दोनों सदन में अगर किसी भी सदन विधेयक पर गतिरोध हो, यानी किसी साधारण विधेयक पर अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपी जो होते हैं वो एक साथ बैठ के फिर उस मामले पर वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति साधारण विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। संविधान में यह नहीं बताया कि राष्ट्रपति कितने समय के अंदर विधेयक को स्वीकृति दे। कई बार राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं मिलने पर विधेयक स्वतः समाप्त हो जाता है। इसे जेबी वीटो कहा जाता है। यानी जेबी वीटो का मतलब होता है कि अगर हम किसी संशोधन को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति अगर उस पर लंबे समय तक अपना कोई विचार नहीं दे, उस पर साइन नहीं करे तो वो कानून नहीं बनेगा। और जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करते, तो इसको जेबी वीटो कहते हैं, क्योंकि ये जेब में रखा जाता है। जैसे कि अपने पास पड़ा हुआ है, उसको कोई टेंशन ही नहीं कि मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो जेबी वीटो के जेब में रख के भूल गए एक प्रकार से। कुछ विशेष प्रकार के विधेयक और संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है, जैसे नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 2 जो है इसके अनुसार अगर किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना होता है, नाम चेंज करना होता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पहले परमिशन लेके फिर उसको राज्यसभा या लोकसभा में भेजा जाता है कि उसको उसके ऊपर बहस करनी है। और एक धन विधेयक के ऊपर भी राष्ट्रपति की पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि धन विधेयक हम संसद में पेश करेंगे। नेक्स्ट है अपना अनुच्छेद 123। इसके अंतर्गत विश्रांति काल, यानी कि जब संसद सत्र में नहीं होते तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्तियां होती है। यानी कि राष्ट्रपति अगर कोई भी शक्ति जारी करता है, किसी भी प्रकार की, राष्ट्रपति अगर किसी भी प्रकार का अगर मान लो संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति पर कोई भी आदेश जारी करता है वो एक कानून के बराबर होता है। तो ये 123 में यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के जो न्यायिक शक्तियां है, इसके बारे में है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार उन्हें किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन, विराम, परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है। यानी राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के दंड को माफ करने की, क्षमा करने की, कम करने की हर प्रकार की शक्ति रखता है। यदि कोई कोर्ट मार्शल हुआ किसी का, कोई आर्मी का सोल्जर है, तो उनके मामले में भी राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो उसको ऊपर भी निर्णय दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो वो समाधान दे सकता है, दंड के लिए दंड के स्वरूप को परिवर्तन कर सकता है। यानी किसी को अगर फांसी की भी सजा हुई है तो भी राष्ट्रपति उसको चेंज कर सकता है या कम कर सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उच्चतम न्यायालय को उसकी राय के लिए भेज सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति को कोई समस्या हो
जो किसी अनुच्छेद को लेकर, किसी कानून को लेकर, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उससे परामर्श ले सकता है कि ये कानून सही है या नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लो, और मैं आरएस के लिए ऐसी और वीडियो जो इम्पोर्टेंट है अभी उन्हीं को ही लेकर आऊंगा, बाकी चीज़ों को हम स्किप करते हुए चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसको एक बार लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।